नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से 10 बच्चों की मौत। शिशु वार्ड की खिड़की तोड़कर 45 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उधर प्रियंका गांधी शिरडी और कोल्हापुर में करेंगी चुनावी रैली। झारखंड में अमित शाह आज दुमका, मधुपुर और धनवार में प्रचार को देंगे धार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की जामताड़ा और रांची में होगी जनसभाएं। पीएम मोदी आज 3 देश नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना में के दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा के पहले चरण में पहुंचेंगे नाइजीरिया। महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना चीन से। लगातार चौथी जीत की तलाश में उतरेगी टीम इंडिया। खबरों को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चों की हालत गंभीर है। 45 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने 10 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मौत की घटना पर शोक जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। सीएम ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की है। सीएम ने कमिश्नर विमल कुमार दुबे और डीआईजी कलानिधि नेथानी को घटना की जांच सौंपी है और कहा है कि इसकी रिपोर्ट 12 घंटे के भीतर दें। कानपुर से भी चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। ब्रजेश पाठक ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना पर शोक जताते हुए उप मुख्यमंत्री ने मामले की त्रिस्तरीय निष्पक्ष जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। झांसी के डीएम ने घटना को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हादसे के संबंध में परिजनों में आवश्यक जानकारी के लिए 94544 1768 पर संपर्क कर सकते हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में बेहद ही हृदय विदारक घटना ये हुई है। बड़ा हादसा हुआ है जहां एनआईसीयू में भर्ती बच्चों में 10 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि 45 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ग्राउंड जीरो पर इस समय आइए सीधा जानकारी रामेंद्र से ले लेते हैं। रामेंद्र, क्या ताज़ा अपडेट है? जो बच्चे घायल हैं, जिन बच्चों को बर्न इंजरी आई है, क्या वो अभी सुरक्षित हैं? किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है? और साथ ही साथ रामेंद्र, अगर प्रारंभिक जांच की बात की जाए तो कहां तक आगे बढ़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने त्वरित जांच के आदेश दे दिए हैं।
देखिए, लगभग 15 से 16 बच्चे हैं जो इंजर्ड हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई कैजुअलिटी जितने बच्चे निकाले गए हैं उसके बाद नहीं हुई है, कुछ बच्चे सुरक्षित निकाले गए हैं, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। चूँकि एनआईसीयू वार्ड था जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 2 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने के, इस तरीके के बच्चे थे जिनको उठा के लाना, जिन बच्चों की डेथ हुई थी उनके विजुअल भी देखने लायक नहीं है। जो भी परिस्थितियां थी उस समय, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसके संपर्क में आने के बाद आग इतनी तेजी से फैली है। और मुख्यमंत्री ने स्वयं पल पल रात भर रिपोर्ट ली है। अब उप मुख्यमंत्री जो चिकित्सा मंत्री भी हैं उनको घटनास्थल पर भेजा, पार्थ सेन सचिव जो चिकित्सा सचिव हैं उनको भी घटनास्थल पर भेजा है, पूरे जिला प्रशासन को लगा के रखा था। तो सारी चीजें उन्होंने कर रखी थी। 12 घंटे में उन्होंने रिपोर्ट कमिश्नर और डीआईजी से मांगी कि घटना कैसे कारित हुई है, उसकी रिपोर्ट हमारे 12 घंटे में हमारे सामने होनी चाहिए। तो अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं मुख्यमंत्री सारी चीजों को। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 12 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, सारे तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद जांच होती रहेगी। अभी तक जो जिन बच्चों को उपचार के लिए ले जाया गया था वो सुरक्षित है और उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से चल रहा है। भावना। रामेंद्र, प्रारंभिक जांच में क्या पता चल रहा है कि अचानक आधे घंटे में आग कैसे फैल गई, और अगर फैल गई तो वहां फायर अलार्म तो होगा, वो क्यों नहीं बजा? इसके साथ साथ रामेंद्र, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दुख में की घड़ी में जो अभी परिजन हैं वो किस तरीके से अपने जिगर को टुकड़ों को जो बच गए हैं उनको ढूंढने की तलाशी कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए जिला प्रशासन ने एक नंबर दिया है कि आप उस पर बात कर सकते हैं। देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं, जिनका डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि ये बच्चे किसके हैं। 7 बच्चों की जो है तथ्य वो प्रकाश में आ गए हैं कि किनके बच्चे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, जो मूल चीज़ लग रही है कि या तो ओवरलोड था या कहीं से मिसिंग थी बिजली के तारों में, जिनके कारण ये शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। अब अगर ओवरलोड होगा या और कोई तथ्य होंगे तो वो बिजली विभाग के और जो संबंधित जांच है उससे, जो कंसंट्रेटर रखा हुआ था ऑक्सीजन, वो उसके संपर्क में जब आग आई तो आग तेजी से फैली है। उम्मीद की ये है कि जो ऑक्सीजन निकल रहा था, हो सकता उसकी पाइप जली हो, कुछ और चीजें हुई हो, इस कारण से आग इतनी तेजी से फैली कि लोग बचाव तक नहीं कर पाए कि कैसे अपने बच्चों को ही निकाल कर आए। ये सारे बच्चे ऐसे थे जो ऑक्सीजन पर आधारित थे और इस एनआईसीयू में भर्ती कराए गए थे। तो अभी सारे तथ्य, भावना सामने आएंगे, लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं, बच्चे सुरक्षित है, जो बाकी निकाले गए हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। भावना जी रामेंद्र, आप घटना पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे और एक दुखद खबर गुजरात से भी आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद स्थित बोपल इलाके में एक 22 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। बिल्डिंग से धुआं निकलने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस बाबत फायर अफसर मिथुन शास्त्री ने बताया कि इस्कॉन प्लैटिनम की 8वीं मंजिल पर आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो बेहद ही दुखद घटना ये गुजरात के अहमदाबाद से भी आ रही है, जहां 22 मंजिला इमारत में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और फायर ब्रिगेड ने 100 लोगों को बाहर निकाला है। तो ये भी एक बेहद ही दर्दनाक घटना आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से आई, जहां मेडिकल कॉलेज में आग लग गई और 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। और यहाँ गुजरात के अहमदाबाद से भी ये खबर, जहाँ आग लगने की वजह से इमारत को नुकसान पहुंचा है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्रवाई करी और 100 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब जनादेश की। जी हां, अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। झारखंड के दूसरे चरण का चुनाव होना है, वहीं महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में जीत दिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने झारखंड के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उन्हें मजबूत भाजपा और सशक्त भाजपा के संकल्प को दोहराने की अपील की।
वहीं अगर रणनीति विपक्ष की हो तो वो भी राज्य में जारी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के शिरडी और कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। शिरडी के दौलत बाग में आज दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। वहीं बात अगर कोल्हापुर की हो तो यहां गांधी मैदान में वे दूसरी जनसभा करने वाली हैं। उधर महाराष्ट्र के साथ बात अगर झारखंड की हो तो यहां दूसरे चरण और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के चुनावी मैदान में गरजने वाले हैं। अमित शाह झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार में दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। दुमका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन, मधुपुर से नारायण दास और धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाएं करेंगे। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जामताड़ा में जनसभा करेंगे। वहीं अगर दूसरी रैली की बात की जाए तो खड़गे रांची जिले के ओरमांची में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। झारखंड के देवघर विधानसभा सीट पर भाजपा और राजद के बीच तीसरी बार सीधा मुकाबला है। देखिए इस सीट पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की नगरी देवघर, देवताओं का घर देवघर। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में सिर्फ सावन के महीने में नहीं बल्कि साल भर श्रद्धालुओं का जमघट लगता है और वो श्रद्धा, भक्ति और धर्म की शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देश और दुनिया में विख्यात बाबा बैद्यनाथ धाम का सियासी मुकाबला भी इस बार रोचक होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। भाजपा ने अपने 2 बार के विधायक नारायण दास पर भरोसा जताया है। 10 साल से विधायक होने के बाद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उन्हें बाबा भोलेनाथ का आसरा है। मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, मेरे सांगठनिक सोच से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भरोसा जताया और मैं लोगों के बीच हूं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान पर राजद ने एक बार फिर एतबार किया है, जो भाजपा उम्मीदवार नारायण दास को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, बाबा भोले का आशीर्वाद, इंडिया गठबंधन का आशीर्वाद, सब समाज का आशीर्वाद, सारे जाति का आशीर्वाद, सारे समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। देवघर में एम्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके बावजूद देवघर को एक ऐसे जनप्रतिनिधि की दरकार है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हमारे शहर में विकास तो हुआ है, जैसे हमारी कनेक्टिविटी जगह जगह से फ्लाइट हुआ, एयरपोर्ट हुआ, एम्स देवघर और एक वंदे भारत ट्रेन जो हमें सौगात के रूप में मिली है। अविभाजित बिहार से अब तक 1967 से ही देवघर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। आरजेडी को अपने माई समीकरण का जहां भरोसा है, तो भाजपा अपने परंपरागत सवर्ण और वैश्य मतदाताओं के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। लेकिन ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है। लेकिन इन बातों से अलग दोनों प्रत्याशियों को बाबा भोलेनाथ का ही आसरा है। हर दल के प्रत्याशी बाबा भोलेनाथ के सहारे ही चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किस प्रत्याशी के सिर पे जाता है। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी मनीष दुबे के साथ देवघर झारखंड से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि कांग्रेस और जेएमएम आदिवासियों का हक घुसपैठियों को देना चाहती है, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनकी जमीन वापस दी जाएगी। उन्होंने झारखंड में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया। गौरव भाटिया से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान है। गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता झारखंड में है। क्या लगता है आपको, पहले चरण में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, किस तरह दिखते हैं? देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है और ये झारखंड की जनता कह रही है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी, 2/3 बहुमत से आएगी। जिस तरीके से रोटी बेटी और माटी का मुद्दा आपने झारखंड में लेके आई बीजेपी, आपको लगता है जनता तक वो मुद्दा पहुंच पाया, जनता को समझा पाए? जो बात भारतीय जनता पार्टी माटी बेटी और रोटी की कह रही है वो जनता के दिलों में है और एक छाप छोड़ गई है कि झारखंड की अस्मिता के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। आपको लगता है डेमोग्राफी चेंज का बड़ा मुद्दा इस बार रहा? इस बार चुनाव में कांग्रेस कहती है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जेएमएम कहती है ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सिर्फ इस तरह से हवा बना रही है। देखिए, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और जो ज़मीन कब्जाई है, हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, वो उनको वापस मिलेगी। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तमाम ऐसे ठोस कदम उठाए गए हैं कि घुसपैठिए अंदर नहीं आ पा रहे, और इसीलिए आज घुसपैठियों का समर्थन कोई कर रहा है तो वो जेएमएम और कांग्रेस है, और उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। धन्यवाद। चुप्पी बहुत कुछ कहती है, ये कहना है गौरव भाटिया का, जो कहना है कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है। और घुसपैठी जिस तरीके से झारखंड में पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण जो है जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और जो झारखंड की जनता है, जो आदिवासी समाज है, उसके हक का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बोकारो, झारखंड। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी हुई। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया के लिए रवाना होंगे। 17 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की ये यात्रा होने वाली है। भारत और नाइजीरिया के काफी करीबी व्यापारिक संबंध रहे हैं। नाइजीरिया में 200 से अधिक भारतीय कंपनियों का अरबों डॉलर से ज्यादा का निवेश है। जहां एक और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहीं नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी अहम है। दोनों देशों के बीच 2007 से ही रणनीतिक साझेदारी है और दोनों में आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में संबंध तेजी से बढ़े हैं। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया के तमाम अहम क्षेत्रों में $27 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। पीएम की यात्रा से ये आर्थिक संबंध और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। Ceremonial welcome on the 17th November at the President Villa. He will have a one-on-one meeting with President Tinubu thereafter, and then the delegation level talks will review bilateral relations, the entire gamut of it, and thereafter we'll also explore avenues to further expand and enhance the relationship. भारतीय कंपनियां नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था पर हावी हैं। फार्मा से लेकर 2 पहिया वाहनों तक भारतीय कंपनियां नाइजीरियाई लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत हैं। हम 40 साल से यहाँ पे हैं। नाइजीरिया में करीब 1500 नाइजीरियन लोग हैं, 50 हिंदुस्तानी हैं, और हमारी कंपनी 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, बाइसिकल, इन्वर्टर, सोलर वगैरह वगैरह काम करती हैं। यहाँ पे नाइजीरिया में ये देश को तरक्की करने के लिए हिंदुस्तान की बहुत बहुत ज़रूरत है, और इनका अगर कुछ सॉफ्ट लोन मिल जाए वो अलग अलग सेक्टर के लिए, उससे इनकी बहुत तरक्की हो सकती है और दोस्ती हमारी दोनों देशों की बहुत बढ़ सकती है। I've been working with Simba Group for over 3 years now as a sales representative, and it's been an amazing experience. It's been an excellent experience going out there, having a lot of clients, and building this relationship
between the clientele and the company. And the packages and the compensation plan with the company has been great and awesome. So it's been a great experience so far. Okay, I've been working with Simba Group and Mr. Grover for over 5 years. Working with Simba Group and Mr. Grover has been excellent. My working with Simba Group for over 5 years, I've gained experience not only in renewable energy, also bicycles. It has helped me, it has impacted me in my career field. I've been working in Simba for 3 years now, and it has been an amazing journey for me. I started as a graduate trainee, and I was able to stay here, and because the remuneration is actually a very good one, and Simba itself, the name Simba itself paves the way for you, because I've been to many companies, and just by saying I'm from Simba, they already know that our core values as integrity and all of that, commitment to giving you an excellence. प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और लोगों से लोगों के संपर्क पर मिलकर काम करने की उम्मीद है। डीडी न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय महोत्सव में बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को शांति समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव बताया। मोदी जी वेलकम वेलकम वेलकम। भारत माता की भारत माता की। देश की राजधानी में ये बोडो संस्कृति का महोत्सव है। ये जीवंत बोडो समाज की भाषा, साहित्य और संस्कृति का जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खेल प्राधिकरण इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय महोत्सव की थीम समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है। बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिक जैव विविधता और पर्यटन संभावनाओं को ये रंगारंग आयोजन बड़े सलीके से प्रदर्शित कर रहा है। पीएम ने दशकों की हिंसा के बाद हुए बोडो शांति समझौते और उसके बाद शांति समृद्धि की बयार का जिक्र किया। महोत्सव को भावुक करने वाला पल बताते हुए पीएम ने कहा कि दिल्ली के एसी कमरों में बैठे लोग इसे नहीं समझ सकते। मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि बोडो शांति समझौते के सकारात्मक बदलाव कागज से निकलकर जमीन पर उतरे और उससे और शांति समझौतों की राह तैयार हुई। पीएम ने असम सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई है। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है। पीएम ने बोडो समुदाय को विश्वास दिलाया कि वो उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं करेंगे। पीएम ने हिंसा के रास्ते पर चलने वाले युवाओं से शांति के मार्ग पर वापस आने का आह्वान किया। नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए। बंदूक को छोड़िए। बम, बंदूक, पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है। परिणाम बोडो ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है। आयोजन में शामिल बोडो समुदाय में पीएम मोदी के लिए बेपनाह प्रेम देखा गया। इस महोत्सव में बोडोलैंड क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल और भूटान के 5000 से अधिक कला प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईपीएफओ ने कल 72 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मंडाविया ने ईपीएफओ के बेहतरीन जोनल और डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों को सम्मानित किया।
इनोवेशन, स्वच्छता और श्रमिकों की शिकायतों का निवारण कुछ ऐसी कैटेगरी थी जिसमें अवार्ड प्रदान किए गए। काम कर रहे हैं, आपके जो लाभार्थी है, आप ऑफिसर है, जहां भी है वहां आपकी ट्रांसफर हो या तो आप रिटायर्ड हो और उसके बाद 5 साल 10 साल तक लोग हमें याद करते रहे, ईपीएफओ में ये ऑफिसर था ना हमारे यहाँ। मैं अपेक्षा रखता हूं कि मेरे 15,000 से अधिक सब भी मेरे ईपीएफओ के परिवारजन यही पद चिन्ह छोड़ के अपनी कैरियर से आगे बढ़े। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला आप खास कार्यक्रम देखेंगे सेहत से जुड़ा हुआ टोटल हेल्थ, मेरी सहयोगी किरण भारद्वाज के साथ, जहां आज चर्चा की जाएगी बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक एपिलेप्सी पे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।